8 रघुवीर का सच। अरशद की आंखें खाली लग रही थी। वो लगातार पेड़ पर बैठे पंछी को देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबा था। तभी कमरे के में से अनन्या के दर्द में चीखने की आवाज बाहर आई। वो जल्दी से अंदर गया और देखा वो बेड के नीचे गिरी हुई थी। उसका पूरा शरीर ब्लैंकेट में लिपटा था और वो उसमें फंस चुकी थी। अरशद ने उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया। ब्लैंकेट को सही करते हुए वो उसे डांटते हुए बोला, अनन्या, तुम क्या कर रही थी? क्या मैंने तुम्हें रेस्ट करने को नहीं कहा था? जब अनन्या ने उससे क्या बताती, वो तो डॉक्टर करिश्मा की बात सुनकर इतना ज्यादा खुश हो गई थी कि उसका मन उछल उछल कर कूद करने का कर रहा था। बेड पर करवट बदलते हुए उसने खुद को चादर में ही लपेट लिया और नीचे गिर गई। अरशद ने उसे गुस्से में देखा। डबल बेड की लंबी चौड़ी चादर को अनन्या ने अब साड़ी की तरह खुद से लपेट लिया था। उसके चेहरे के सिवा पूरी बॉडी चादर में लिपटी थी। अनन्या को उसके गुस्से से फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसकी तरफ देखते हुए उसे शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अरशद ने ब्लैंकेट सही किया और वापस उसे अनन्या के ऊपर ओढ़ा दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर 2 मेड खाने की ट्रे लेकर खड़ी थी। अंदर आ जाओ, अरशद ने कहा। दोनों अंदर आ गई। उन्होंने खाना टेबल पर रखा और बाहर चली गई। अनन्या मुंह बनाकर खाने की तरफ देख रही थी। यह देख अरशद उसकी नाक खींचते हुए बोला, क्या हुआ, भूख नहीं लगी? अनन्या ने मासूम चेहरे के साथ उसे देखा। उसे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन उसे वो बेस्वाद खाना नहीं खाना था। अरशद ने उसके बैठने में हेल्प की। अनन्या बेड से उतरने लगी तो अरशद ने कहा, हिलो मत, मैं ले आता हूँ। नहीं, मैं चल लूंगी, कोई जरूरत नहीं है, मैं ले आता हूँ। अरशद खाने की ट्रे बेड पर ही ले आया। खाना देखते ही अनन्या का मुंह पीला पड़ गया, जैसे कि उसने उम्मीद की थी। 2 तरह की दलिया जो बिल्कुल सादी थी। एक बाउल में उसके लिए कुछ फ्रूट्स और एक जूस से भरी ग्लास। उसे जूस तो पसंद था, लेकिन दलिया उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बिना तड़के वाली दलिया एक बेस्वाद डिश थी जिसे कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। अरशद ने स्पून में दलिया लिया और उसके आगे कर दिया। यह पहली बार नहीं था जब वो उसे खिला रहा था। बचपन से लेकर अभी तक उसे जब भी फीवर होता, अरशद एक माँ की तरह उसकी देखभाल करता था। अनन्या को उसकी आदत थी। ना चाहते हुए भी उसने मुंह खोला और दलिया खा लिया। कुछ ही देर में अनन्या का ध्यान दलिया से हटकर अरशद पर चला गया। उसे देखते हुए अनन्या को बहुत बुरा लग रहा था। वो हमेशा जिद करके उसे परेशान करती थी। कल रात भी वो अरशद के घर न आने की वजह से उससे नाराज थी और क्लब चली गई। उसे नहीं पता था वहां क्या हुआ था, पर वो अंदाजा लगा सकती थी उसे वहां देखकर अरशद को बहुत गुस्सा आया होगा। इस बारे में सोचते हुए वो बोली, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अरशद के हाथ थम गए। उसने उसे देखा और वो नाराज नहीं था। असल में उसे गुस्सा आ रहा था, इतना कि वो उसे उसी वक्त खत्म कर देना चाहता था। वो लड़की जब से उसकी जिंदगी में आई थी, बस उसे परेशान ही करती थी। उसने ना में अपना सिर हिला दिया और वापस उसे खिलाने लगा। अनन्या ने आगे कहा, श्रुति और मीरा की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम उन्हें कुछ मत कहना। अरशद ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसका कुछ ना बोलना अनन्या को डरा रहा था। वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से श्रुति और मीरा को डांट पड़े। क्या पता आगे वो दोनों भी उससे बात करना बंद कर दे। उसके पास बस वही दोनों थी जिससे वो थोड़ी खुल के बात कर सकती थी। अनन्या उन्हें खोना नहीं चाहती थी। वो अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए बोली, असल में श्रुति ने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था। वो तो मैंने ही जिद की थी, मुझे बस एक बार क्लब देखना था। अरशद की आंखें सिकुड़ गई। उसने तीखी नजरों से उसे देखा और बिना कुछ बोले दलिया से भरा आखिरी चम्मच भी उसके मुंह में डाल दिया। आखिर में उसने उसे पूरा जूस का ग्लास दिया और फ्रूट से भरे बाउल को साइड टेबल पर रख दिया। उसके जवाब का इंतजार करते हुए अनन्या बस उसी की तरफ देख रही थी। तो अरशद बोला, मैं उन्हें कुछ नहीं करूँगा। अनन्या खुश हो गई। उसने जल्दी से सारा जूस पी लिया। उसे दवा देकर अरशद कुछ समय के लिए रूम से बाहर चला गया। वो जैसे ही लिविंग रूम में आया, रघुवीर ने कहा, बॉस, वो दोनों मिल नहीं रही। रिवान सर ने उन्हें कहीं छुपा दिया है। तो अरशद ने कहा, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। असल में अरशद जानता था, श्रुति हो या मीरा या फिर कोई और, अनन्या को विला से बाहर ले जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। असल में सारी गलती उसकी थी। अगर उसने अनन्या को विला से बाहर जाने का हिडन रास्ता नहीं दिखाया होता, तो वो कभी भी बिना उसकी परमिशन के बाहर नहीं जा सकती थी। रघुवीर अभी भी परेशान था।
और बार बार अपने फ़ोन में देखे जा रहा था, यह देखते हुए कि वो उससे कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। अरशद ने खुद ही पूछ लिया, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? रघुवीर थोड़ा झिझकते हुए बोला, सर, मैडम कल आपसे मिलने आई थी। जब उन्हें अंदर नहीं आने दिया तो वो गुस्से में वापस लौट गई। मैंने उम्मीद नहीं की थी वो वापस जाकर अनाथालय पर केस कर देंगी। उन्होंने सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है। अगर आप उनसे मिलने नहीं गए तो वो तीसरे दिन अनाथ आश्रम खाली करवा देंगी। रघुवीर एक अनाथ बच्चा था। उसने अपने बचपन में बहुत कुछ सहा था। उसने 12 साल अनाथ आश्रम में बिताए थे। उसके बाद ऑर्फनेज के मैनेजर ने उसे एक क्लब के मालिक को बेच दिया। वो 15 साल का था और एक बार क्लब में वेटर का काम कर रहा था। उसी समय वो अरशद से मिला था। एक 15 साल के बच्चे के पीछे 100 आदमियों को चलता देख उसे लगा जैसे उसने किसी डेविल किंग को देखा हो। उसकी किस्मत अच्छी थी, या यूं कहे उसकी आंखों में वो जोश और जज्बा था जो अरशद को चाहिए था। उस दिन अरशद ने उससे कहा था, अगर तुमने आधे घंटे में क्लब के मैनेजर को जान से मार दिया तो मैं तुम्हें अपने साथ रख लूँगा। रघुवीर के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर उस क्लब में ऐसी घटना होती थी। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता था जब वहाँ किसी की जान ना गई हो। हाँ, लेकिन देखने और करने में बहुत फर्क होता है। उसे डर लगा। गन को पकड़े उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कर दिखाया। होटल का मैनेजर खून से लथपथ अरशद के सामने पड़ा था, लेकिन उसकी नज़र रघुवीर पर थी, जो उसके सामने सीना चौड़ा करके खड़ा था। वो मुस्कुराया और उसके हाथों को थपथपाते हुए बोला, आज से मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका देता हूँ। एक वो दिन था और एक आज का। वो तब से अरशद के साथ था। अरशद को अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। क्या अपने बेटे से मिलने के लिए वो हजारों बच्चों को बेघर करने वाली थी? वो बोला, राजवीर से बात करो और एक नया डॉक्यूमेंट रेडी करो। कल के कल अनाथालय के जमीन की ओनरशिप अनन्या के नाम हो जानी चाहिए। रघुवीर थोड़ा हैरान हुआ, फिर ओके बॉस बोलकर विला से बाहर चला गया। दूसरी तरफ मिस्टर सिन्हा को उनके एक आदमी ने बताया, जो मशीनें उन्होंने खुदाई के लिए मंगवाई थी वो रास्ते से ही गायब हो चुकी है। यह जानने के बाद कि अब वो मशीनें नहीं आने वाली, मिस्टर सिन्हा गुस्से से पागल हो रहे थे। उन मशीनों को अर्जेंट में मंगवाने के लिए उन्होंने डबल पैसे पे किए थे, लेकिन अब सब वेस्ट। वो इस बारे में सोचते इससे पहले ही उस मिस्टीरियस आदमी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें वो मशीनें नहीं मिलने वाली, और तुम अभी भी इस बारे में सोच रहे हो। मिस्टर सिन्हा ने नासमझी में पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वो आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया और बोला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुमने गलत इंसान के साथ डील कर ली है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरशद सिंघानिया बिना किसी प्रॉफिट के किसी काम को करने के लिए मान जाए? मिस्टर सिन्हा को अरशद पर पूरा भरोसा था और वो उस आदमी की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो बोले, मैंने इस डील के लिए 1 करोड़ की जमीन अरशद को दी है। फिर यह घाटे का सौदा कैसे हुआ? रही बात मशीन के चोरी हो जाने की, तो इसका पता भी जल्द ही चला जाएगा। यह कहने के साथ ही वो कमरे से बाहर निकल गए। वो आदमी उन्हें देखते हुए मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर सिन्हा, तुम कुछ भी कर लो, अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अरशद सिंघानिया भी नहीं। वो बेचारा तो खुद इस वक्त अपनी मासूका के लिए आंसू बहा रहा होगा। इस बारे में सोचते हुए वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर लीना नाम देखते ही उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से लीना की आवाज़ आई, क्या तुम अभी भी वही हो? वो बोला, हाँ, लेकिन तुम यह क्यों पूछ रही हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मैं पूरे महीने यहीं रहने वाला हूँ? तो लीना ने पूछा, तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ? उस आदमी ने ना कहा तो लीना ने आगे बोला, क्वीन के ऑर्डर है, आज के आज ही साइट को बम से उड़ा दो। व्हाट? आज के आज? लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्या हमें इस प्लान को 4 दिन बाद एक्टिवेट नहीं करने वाले थे? तो लीना ने कहा, अरशद ने अपनी माशूका को बचा लिया है। अभी उसका पूरा फोकस लियाना को ढूंढने में है। मैंने मुन्ना के पास उस लड़की की वीडियो भेज दी है। वो कुछ ही देर में वहाँ से निकल जाएगा। तुम्हारे पास यह अच्छा मौका होगा, ठीक है? उस आदमी ने कहा, और कुछ देर और बातें करने के बाद उसे फ़ोन रख दिया। अनन्या बच गई है। यह सुनने के बाद वो आदमी नाखुश लग रहा था। फिर अरशद के बारे में सोचते हुए उसे लगा इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया था। वो उठा और बालकनी में जाकर दूरबीन से कंस्ट्रक्शन साइट को देखने लगा। फिर उसने एक नंबर डायल किया। वही
उस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर के रूम में मुन्ना एक वीडियो देख रहा था। उसकी आंखें गहरी और लाल हो चुकी थी। फोन को पकड़े हुए उसके हाथों की नसें फूल रही थी।